जजमेंट आई थी, चीफ जस्टिस की बेंच थी 3 जजेस की, श्री बी आर गवई साहब सीजेआई, श्री के वी चंद्रन साहब और श्री एन वी अंजारिया साहब। इन्होंने स्यू मोटो जुरिडिक्शन ली थी, रेफरेंस मांगा था डबल बेंच ने, तो उस पर आई थी कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एडवोकेट को सम्मन देकर बुलाकर केस डिटेल की जानकारी ले सकते हैं क्या, या मांग सकते हैं क्या? देखिए क्या हो सकता है। तो तो तीनों जस्टिस की बेंच ने जो फैसला दिया उसके कुछ हाइलाइट्स क्या हैं? हाइलाइट्स ये हैं कि क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी इज रूटेड इनटू द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 को देखें। आर्टिकल 20 में इंश्राइंड है कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब वकील को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, क्या ये संभव है? नहीं। संभव क्या है? वकील से पूछ के वकील को फंसाया जा सकता है, वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पॉइंट हो गया। दूसरा, जो वकील और जो यानी सॉरी एडवोकेट, वकील तो हटा दिया गया शब्द, एडवोकेट और जो उसका क्लाइंट है उनका फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। अगर जो वो बातें डिस्क्लोज होती रही तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप खत्म हो सकती है, और एक तरीके से माना जाता है कि वकील या एडवोकेट, सॉरी एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो सेम है, दोनों उस दौरान सेम यूनिट है। तो सेम यूनिट का मतलब अगर जो कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन दे रहा है तो यानी उसका उसका क्लाइंट भी गया और वो भी गया, अगर जो इस तरीके से तो इसीलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन के दायरे में आता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन नॉट समन एडवोकेट सिंस द प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस आर प्रिविलेज्ड and not cannot be pierced merely because the police with to seek clarification from the counsel regarding the client case। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सोचना चाहिए कि दोनों के बीच में, क्लाइंट और उसके एडवोकेट के बीच में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है जो कि प्रिविलेज्ड है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उससे उसके राइट्स हार्म हो सकते हैं। और ये पहली बात जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है, इससे पहले एविडेंस एक्ट में लिखा था, तो फिर पूछना कोई ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो पावर है बीएनएसएस के अंदर, वो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन, जो कॉन्फिडेंशियल ऑब्लिगेशन है जो बीएसए ने निर्धारित किया है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के तहत, उसको बीएनएस में जो पुलिस को पावर दी गई है 179 में जो दी गई है, 94 में बीएनएस की पावर दी गई है, वो ओवरराइड नहीं होती। यानी 179 और 94 बीएसए को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या है इसको भी मैं बताऊंगा अभी। तो एक पॉइंट, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल कहता है संविधान का। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को तोड़ नहीं सकती। तीसरा, बीएनएस की जो सेक्शन है 179 और 94, वो बीएनएसएस के जो सेक्शन है 179 और 94 वो बीएसए को ओवरराइड नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा प्रिविलेज दिया गया है। देखें अब आगे आगे क्या कहता है। फोर्थ फोर्थ कहता है कि पावर टू मैंडेट अटेंडेंस जो थी, जो भी थी, वो कहता है कि जो भी ये पावर्स हैं, वो शुड बी एक्सरसाइज्ड कंसिस्टेंटली विद द प्रिविलेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट टू द जुरिडिक्शनल कोर्ट। पहले कोर्ट में जाएं एंड नॉट डायरेक्टली टू द पुलिस। कहता है कि अगर ये पुलिस को जाना है तो पहले कोर्ट में जाए, अपनी अथॉरिटीज के पास ना जाए। अटेंडेंस आपने अगर जो किसी एडवोकेट की अटेंडेंस की प्रिपरेशन करानी है, प्रिक्योर कराना है, तो पहले जुरिडिक्शनल कोर्ट में जाएं, वहां से कहें कि 179 और 94 हमारा लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने ये जजमेंट दिया और उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मजिस्ट्रेट इसको देखता है, जांचता है, उसकी अटेंडेंस वाकई रिक्वायर्ड है तो देगा, तो अलाउ करेंगे। फिफ्थ कहता है इन्वेस्टिगेटर शुड बी ऑब्टेन केस मटेरियल थ्रू विटनेसेस। इन्वेस्टिगेटर को विटनेसेस के जरिए मांगे, डॉक्यूमेंट मांगे जो उसके अंदर हैं, सीधे काउंसिल से ना पूछे। पूछना है तो जो एविडेंसेस है, जो विटनेस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, उनको देखे ना। सिर्फ क्लाइंट के विषय में काउंसिल से ना पूछे, एडवोकेट से ना पूछे।
कोर्ट ने ये भी एडिट किया, समन इश्यू टू द अंडर द एक्सेप्शन शुड बी अप्रूव्ड बाय द सुपीरियर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी एंड अप्रूविंग अथॉरिटी मस्ट रिकॉर्ड द रीजन। अगर कोई कोर्ट ने ये भी क्या, कोर्ट ने, आपको पता है कोर्ट किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं देती है सिवाय अपने। कोर्ट ने दिया है कि हाँ, चाहे तो पुलिस अथॉरिटी अगर जो बहुत ही ज्यादा ग्रेवर मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, उस दौरान वो सम्मन भेज सकती है, लेकिन इसकी अप्रूवल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा होनी चाहिए या उससे ऊपर के लिए, और अप्रूविंग अथॉरिटी यानी जो एसपी है इस रीजन को रिकॉर्ड करे, मैंने क्यों दिया, अदरवाइज उस पे भी केस चल सकता है। दूसरा, सातवां पॉइंट है नो प्रिविलेज फॉर इन हाउस काउंसिल। अब इन हाउस काउंसिल क्या है? इन हाउस काउंसिल वो होता है जो अदालत में अपियर नहीं हो रहा अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, जो सिर्फ एडवाइस कर रहा है बस। तो कहता है लीगल एडवाइजर जो है, नो वन शैल बी कंपल्ड टू डिस्कस विद कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन व्हिच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिज लीगल एडवाइजर अनलेस ही ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस। कहता है कि ये 134 का जो क्लॉज है, इसको बनाया जा सकता है अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। पर इन हाउस वाले को इसने जो इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, इन हाउस वाले काउंसिल के लिए, इन हाउस वाले यानी जिसने उसे सजेशन दिया है, उसके लिए केस नहीं लड़ रहा है अदालत में, उसके ऊपर ये लागू नहीं है, उसको ये प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं एक-एक करके कि क्या होता है। आइए, अब आपने ये जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 पॉइंट्स कहे थे। अब इन 7 पॉइंट्स के सेक्शंस की ओर जाते हैं। देखिए, सेक्शन एक, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन है सेक्शन 132, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद इन द क्लाइंट कंसेंट हो, क्लाइंट कंसेंट हो, कोई कम्युनिकेशन की डिस्क्लोज नहीं करेगा अपने सेवा में दिए हुए, और उसके उसकी नॉलेज में जो डॉक्यूमेंट आए, ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, उसमें कंटेंट में, या वो उसने क्या समझा है, और जो उसके प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड था जो उस दौरान, यानी जब एक क्लाइंट ने किसी काउंसिल को हायर किया, वकालतनामा साइन किया, और उस काउंसिल ने अपनी नॉलेज में देखा भाई ये डॉक्यूमेंट ये कहते हैं, या इसने मुझे ये बताया, या मेरी नॉलेज में समझ में ये आया, या उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कोई, और जो उसने एडवाइस दी वो भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। क्लाइंट इन दिस फॉर द पर्पज ऑफ सच सर्विस, और उस दौरान क्या हुआ वो बताने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसका क्लॉज भी है, इसी क्लॉज के तहत एसपी अलाउ कर सकता है और जुरिडिक्शनल मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है। क्या? एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी लीगल पर्पस, fact observed by any advocate in the course of trial showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his service। बस दो आधार हैं, दो या तीन आधार हो सकते हैं कि पहला, कि कोई कोई दोनों इलीगल पर्पस के लिए ना कुछ कर रहे हों, ठीक है? दूसरा, जब वकालतनामा साइन हो गया, यानी जब वो उसका वकील बन गया, एडवोकेट बन गया, उसका काउंसिल बन गया, उससे पहले जो अपराध किए उसके ऊपर लागू नहीं है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वकालतनामा साइन करने के बाद और हायर करने के बाद कोई क्राइम शोइंग एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज सर्विस, उसके बाद के लिए दो एक्सेप्शन है। इलीगल पर्पस के लिए हो रहा था, कोई क्राइम हो रहा था, या कोई फ्रॉड हो रहा था। इलीगल सच कम्युनिटी, ये इलीगल पर्पस के लिए जो कम्युनिकेशन है, और उसको एडवोकेट को हायर के बाद कोई क्राइम या फ्रॉड हुआ है, 3 पॉइंट है। ये इसके एक्सेप्शन है। तो आपको 132 समझ में आ गया होगा कि एडवोकेट अपनी सेवा देने के दौरान, जब उसने उसका काउंसिल बन गया, उस दौरान उसके समझ में आई बातें, एडवाइस, या जो देखा समझा, वो कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा। डिस्क्लोज इस बात से हो सकती है अगर तो कोई अपराध से संबंधित, इलीगल पर्पस से संबंधित कोई बातचीत हो रही है, या कोई, या काउंसिल बनने के बाद, बाद याद रखना, पहले नहीं, या उस दौरान काउंसिल बनने के बाद कोई क्राइम या फ्रॉड से रिलेटेड चीज हुई है उस दौरान। तो अब ये था 132। अब देखते हैं, ये होप सो समझ में आ गया होगा। बाकी के सेक्शन देखते हैं क्या कहता है। अब देखते हैं 179। ये इंपॉर्टेंट तो खैर
बीएनएसएस के दौरान है। 179 बीएनएसएस कहता है पुलिस की पावर है किसी के अटेंडेंस को रिक्वायर करने की। भाई उसको बुला सकता है, राइटिंग में बुला सकता है, उसकी लिमिट या ज्यूरिडिक्शन में कोई रह रहा है या पास की ज्यूरिडिक्शन में कोई रह रहा है, अगर जो उसको लगता है कि अक्वेंटेड है फैक्ट्स से, सर्कमस्टांसेस से, तो उसको बुला सकता है। अटेंडेंस उसको बुला सकता है। यानी हम सबको जो पुलिस कभी-कभार नोटिस देके बुलाई जाती है, वो 179 बीएनएसएस के अंतर्गत ही बुलाया जा सकता है। चाहे वो अपने थाने की टेरिटरी में हो या दूसरे थाने की टेरिटरी में, वो उसको एक नोटिस देके बुला सकता है। शर्त ये है कि फैक्ट से सर्कमस्टांसेस से वो उसका परिचित होना ज़रूरी है जिसको बुलाया जा रहा है। दूसरा, और डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए 94 में है, व्हेनेवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी एसएचओ, हम जिसे एसएचओ कहें, कई जगह सीओ कहते हैं, वो भी बुला सकता है अगर जो लगता है इसमें अदालत को भी पावर है और पुलिस को भी 94 के तहत कि किसी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन होना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कि किसी भी तरीके से, तो उसको एक सम्मन देके बुला सकते हैं या रिटर्न ऑर्डर देके बुला सकते हैं, जो भी उनको अच्छा लगे। ठीक है? तो आपने जाना बीएनएस का, बीएनएसएस का, और 100 सेक्शन 132 जान लिया। 134 क्या है? ये लीगल एडवाइजर के लिए, 134 लीगल एडवाइजर के लिए है, ये एडवोकेट के लिए है। तो हमारे सेक्शन जो रहे आज, सेक्शन रहे 132 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, 136 लीगल एडवाइजर के साथ कम्युनिकेशन, 94 में डॉक्यूमेंट देने का और अटेंडेंस प्रिपेयर करने का, आर्टिकल 20 संविधान का। तो उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में तो आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊँ, और आपकी समझ में या मेरे इस समझाने में कोई हो सकता है कोई त्रुटि रही तो उस पे ध्यान ना दें। खैर, आइए एक बार इसको रिकैप करते हैं। रिकैप ये है, सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर है कि क्लाइंट की केस डिटेल पूछने के लिए एडवोकेट को सम्मन दे सके? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि सीजीआई की बेंच ने, जिसमें कि श्री बी आर गवई साहब उस समय थे जो सीजीआई, के वी चंद्रन साहब, श्री एन वी अंजारिया साहब ने ये बात सुनी, डबल बेंच की रेफरेंस थी, इसलिए केस का नाम नहीं है, रेफरेंस किया था डबल बेंच, इसलिए केस का नाम नहीं है। केस के पीछे मत भागिए इतना, केस का नाम नहीं है। उन्होंने 7 पॉइंट दिए कि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी आर्टिकल 20 में है, सम्मन नहीं दे सकते हैं, ठीक है? और और बीएनएसएस की पावर 179 और 94 बीएसए की पावर को ओवरराइड नहीं कर सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन को अगर जो जानना है तो शुड ऑब्टेन द मटेरियल थ्रू विटनेस के जरिए जाने, डॉक्यूमेंट के जरिए जाने, काउंसिल से ना पूछें। कोर्ट्स ने ये भी एडिट किया कि एक्सेप्शनल स्थितियों में ही सम्मन दिया जा सकता है, जो कि एसपी रैंक का अधिकारी अप्रूव करेगा और रीजन को लिखेगा। लेकिन इन हाउस काउंसिल के लिए, यानी लीगल एडवाइजर के लिए, ये नहीं है। ये रूल सेक्शन 132 कहता है क्या-क्या होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से उम्मीद है आपका ये टॉपिक भी तैयार हो गया होगा। मैं जो यहाँ आपको बताने की कोशिश है जो मेरी, ताकि आपके मेंस के एग्ज़ाम, याद रखें, पुराने पैटर्न से मेंस का एग्ज़ाम नहीं पूछा जाएगा, किसी भी हालत में नहीं पूछा जाएगा। बदलते दौर के साथ आप चलिए। आप और भी स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर को देखिए, चाहे वो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के हों या एपीओ के एग्ज़ाम्स के हों। उनमें अगर जो चेंजिंग आ रही है, उस चेंजिंग को पहचानें, और नया एक्ट बने हैं ये तीनों क्रिमिनल लॉ, कुछ नया ही पूछा जाएगा। उसमें भी बीएस से बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर का अलग से दिया हुआ है, 100 मार्क्स, आप समझते हैं 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको गौर से देखें, गौर से समझें और सवालों को पहचानने की कोशिश करें। यदि आपके नॉलेज में और भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो मुझे मेल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।